हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स की। ये वीडियो क्लास 11th में जो बच्चे गए हैं उनके लिए है। और फिजिक्स में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा सेक्शन मैथमेटिकल टूल्स का यानी कोई अलग से एक चैप्टर बना के नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मैथमेटिकल टूल्स की। देखो, जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद जैसे थर्ड चैप्टर पे आओगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, फिर जितने भी चैप्टर्स आपको मिलते जाएंगे वहां पर कई बार डिफरेंशिएशन का यूज कर दिया जाएगा, कई बार इंटीग्रेशन का यूज कर दिया जाएगा, डेरिवेशंस जो कराए जाएंगे वहां भी इन कॉन्सेप्ट्स का यूज कर दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम पहले फोकस नहीं होते, हम जाते हैं सीधे बुक खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं चैप्टर से। तो प्रॉब्लम उस टाइम पे आती है जब हमें समझ ही नहीं आता कि भाई हो क्या गया, डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, कोई ये तो बता दे। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? तो वही चीज हम करेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे मैथमेटिकल टूल्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं, कौन कौन से आपको ऑलरेडी आते हैं, और फिर उनकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। सो देखो, जो पहली चीज है वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ लोगों के लिए बहुत भयंकर है और कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल। बट फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली साइन कॉस टैन क्या होता है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो सेकंड है डिफरेंशिएशन, इससे डर लग सकता है आपको, मे बी डर लग सकता है अगर आपको समझ नहीं आया या फिर अभी आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, बट पढ़ने के बाद आपको ये भी इजी लगेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं डर लग सकता है, क्योंकि ये वो चीज है जो हमने फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक नया टर्म, प्लस माइनस सुना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सुना है, ट्रिग्नोमेट्री भी सुन लिया था, बट डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम है। ठीक है, वैसे ये बेसिकली 12th में जिन लोगों ने मैथ्स लिया है उनके पल्ले पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन अभी ही आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स तो 11th में भी है। जो थर्ड पार्ट है वो है इंटीग्रेशन। ये है अच्छी चीज, 12th में मैथ्स की जो सेकेंड पार्ट है भरी हुई है इंटीग्रेशन से। यहां पर आपको बेसिक्स बताए जाएंगे जो कि यूज होंगे फिजिक्स में। फोर्थ है वेक्टर अलजेब्रा। हालांकि वेक्टर अलजेब्रा आपकी बुक में दिया गया है, थोड़ा सा पार्ट यहां पर थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिया गया है मोशन इन अ प्लेन में। ठीक है, सो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हम पढ़ेंगे नहीं अभी क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। वेक्टर अलजेब्रा मैं पढ़ाऊंगा, बट वो पढ़ाऊंगा मोशन इन अ प्लेन से पहले। ठीक है, जब मोशन इन अ प्लेन, जब फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना होगा उससे पहले पढ़ेंगे। सो अभी जो ये टॉपिक लेके चल रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, इसमें हमें दो टॉपिक कवर करने हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सो वन बाय वन दोनों को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। क्या होता है डिफरेंशिएशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या यूजेस होते हैं। सो टॉपिक आप सारे लोग डाल लो, डिफरेंशिएशन। देखो एकदम बेसिक से चलेंगे। आपको आने वाले 10-15 मिनट लग सकता है, ये गलतफहमी हो सकती है कि मैं एकदम बच्चों वाला पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कि क्या पढ़ा रहा है, इतना सिंपल चीज। हाँ, तो एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बट जाएंगे वहां जहां पर आपको लगेगा कि हाँ ही चीज अच्छी, सिर्फ स्टार्ट ही बहुत आसान था। तो स्टार्ट, वो आसान सी चीज क्या है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, वो आसान सी चीज है स्लोप। जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, जिनको नहीं पता स्लोप का मतलब क्या है, वो ये समझ लें ढलान। ठीक है, वैसे आई होप कि आप सभी को पता होगा। सो स्लोप क्या होता है, ढलान क्या होता है, हमें पता है ना कि अगर कोई रोड इस तरीके से है, एकदम प्लेन है, आप जा रहे हो, तो क्या कोई स्लोप है? कोई स्लोप नहीं है, यानी कि हम लोग बोल देते हैं कि भैया यहां तो है जीरो स्लोप। ठीक है, लेकिन आप, वैसे ये रोड मेरी सीधी नहीं बनी है, ये है स्ट्रेट रोड, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। अब बाइक चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। एक रोड ऐसी थी, हॉरिजॉन्टल तो हमारा ये था, बट सपोज दैट ऐसे उठी हुई है, जैसे आप ब्रिज पे चढ़ते वक्त इस तरीके से होता है ना, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ ढलान है। कैसे ढलान, बाइक को यहां पर ले जाके बंद कर दो, गियर हटा देना, या साइकिल ले जाके छोड़ दो, तो क्या होगा, पीछे आ जाएगी, ढलान है। ठीक है, ये चीज हमको समझ आती है, बहुत ईजी चीज है।
एक और रोड लेते हैं और कंपेयर करने के लिए मैं यहीं पे बना देता हूं। सपोज दैट ये है फर्स्ट लाइन, ये है सेकेंड लाइन। स्लोप कहां ज्यादा है? स्लोप सीधे बोलोगे सेकेंड में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हमें दिख रहा है ना, बाइक यहां तो चला पाएंगे, बट अगर यहां चलाने की बारी आई तो कोशिश नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप सीधे पलट जाओगे। ये कॉमन सेंस से समझ आता है ना कि अगर रोड इस तरीके से है तो हम लोग चढ़ जाते हैं, बट अगर इस तरीके से है तो कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर जाएंगे तो उस टाइम पे पीछे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या ज़्यादा जोर लगा दिए तो सीधे नीचे आने के चांसेस रहते हैं। ये चीज़ हमको समझ आती है। सो स्लोप से एक बेसिक, जो भी अभी हमने पढ़ा, इससे एक बेसिक डिडक्शन, एक बेसिक रिजल्ट हम लोग डिराइव करेंगे। और रिजल्ट क्या है? जब आगे बढ़ने पे आपकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, स्लोप क्या था? स्लोप 0 था। जब आगे बढ़ने पे आपकी हाइट बढ़ती है, कहने का मतलब आप चलोगे तो रोड पे ही ना, रोड इस तरीके से है तो तोड़ के तो अंदर घुसोगे नहीं। लाइन, अगर आप लाइन को रोड मान रहे हो तो आप उसी लाइन पे चल रहे हो। सो अगर आप इस रोड पे चलोगे तो ऐसे जाओगे। अब अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लूँ, ये है हमारी सपोज दैट एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। सो अगर आप यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो तो आप x में आगे बढ़े सपोज दैट 5 मीटर, तो y में भी आपकी हाइट बढ़ गई है 1 मीटर। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है? तो हमें समझ आता है कि जब आगे बढ़ने पे हाइट में चेंज आ जाए, y जो है बढ़ गया है यहाँ पर, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्लोप है। सेम इसी केस में यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पर जाए, 5 मीटर आगे बढ़ने के लिए हाइट यहाँ पर हमारी बढ़ गई सपोज दैट 4 मीटर। दिखाई पड़ रहा है ना, रोड इस तरीके से है तो 5 मीटर आगे गए, हाइट कम बढ़ी। रोड इस तरीके से है तो 5 मीटर आगे जाने के लिए आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। तो आगे बढ़ने पे हाइट में ज़्यादा चेंज आ जाए तो बोलते हैं कि स्लोप ज़्यादा है, ठीक है? ये अभी तक एकदम कॉमन सी बात थी। अब चलो देखते हैं एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करते हैं कि क्या होता है स्लोप। It is defined as the change in y-axis when we move a unit distance along the x-axis, ठीक है? ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक यूनिट आगे बढ़ते हो तो जो y में चेंज आता है, पहले में आप अगर एक यूनिट आगे बढ़ते तो y में कोई चेंज नहीं आता, तो स्लोप कितना है? 0 है। और अगर इस रोड में अगर आप आगे बढ़ते हो 1 मीटर बढ़ने पे या फिर 1 यूनिट बढ़ने पे अगर चेंज आ गया सपोज दैट 0.2, तो हम लोग बोल देंगे स्लोप कितना है? 0.2। तो ये बेसिक सा एग्जांपल से हमने समझ लिया। चलो देखते हैं कि भाई स्लोप की बातें हो गई, अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेके चलेंगे, और वो एग्जांपल है कुछ ऐसा। ये थी एक रोड या एक लाइन, कुछ भी मान लो। आप यहां पर खड़े थे और यहां से चले गए यहां पर। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्सिस में क्यों बना रहा हूं? फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स जैसा कुछ लगना भी चाहिए। ये रोड है तो ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोड ऐसी है, ठीक है? अब सपोज दैट मैंने बोल दिया कि यहां से आप यहां जा रहे हो, रोड पे मूव कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आप डिस्टेंस चले हो, लेट्स से ये है मान लो आप 10 मीटर, और वाई एक्सिस के अलोंग जो आपकी हाइट बढ़ गई है ये है 4 मीटर। और मैंने बोल दिया कि भाई कैलकुलेट करो स्लोप, तो आप बोलोगे ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है? तो सही बात है, बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग बोलेंगे कि 10 मीटर आगे बढ़ने पे हाइट बढ़ी थी 4 मीटर, तो अगर 1 यूनिट आगे बढ़ना है तो कितना बढ़ जाएगा? 10, 4/10। देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से आ जाएगा स्लोप 0.4। यानी कि याद रखना, स्लोप कभी भी आप ये नहीं बोलना कि इसका स्लोप है 0.2 मीटर। मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर कुछ नहीं। जो स्लोप होता है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगी। अब आप ऐसे समझ लो कि जो भी हमने स्लोप निकाला है ये क्या था? ये था परपेंडिकुलर।
अगर हम लोग इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल माने तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। सो परपेंडिकुलर बाई बेस 4/10 करके हमने निकाला है स्लोप। अब फॉर्मूला भी लिख ही लेते हैं, वैसे आप खुद भी लिख सकते हो इसके बाद। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और कोई लाइन ऐसी गई है। ये पहला पॉइंट है हमारा x1 y1 और जो दूसरा वाला पॉइंट है ये है x2 y2। हमको तो बेसिक सी चीज़ यही पता है, x1 y1 x2 y2 देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो यही पता है कि इतना आगे गए तो इतना हाइट बढ़ गई, x में इतना आगे गए तो हाइट इतनी बढ़ गई। निकालना क्या है, 1 यूनिट जाए तो हाइट कितनी बढ़ेगी, और मैंने इसका तरीका भी बताया कैसे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो आप यहां पर ये जो x की वैल्यू है, चलो मैं यहां पर दिखाता हूं, ये है x1 और इस वाले पॉइंट की जो x की वैल्यू है ये है x2। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है, x2। ये x1 है और ये x2 है। सो ये वाली लेंथ कितनी होगी, सीधी सी बात है ना, घटा देंगे x2 माइनस x1, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये होगा x2 माइनस x1, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाली हाइट है, ये है, मैं इधर ही लिख रहा हूं, ये है ये वाली हाइट, ये है y1, दिखाई पड़ रहा है ना, y1, और जो ये वाली हाइट है ये है y2। सो ये हो गया हमारा y2। तो देखो अगर ये y1 है और ये y2 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1। सो इसको लिख देते हैं, ये है हमारा y2 माइनस y1। अब स्लोप निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लोप डायरेक्टली लिख देंगे ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला। बेसिक्स जितने क्लियर होंगे फॉर्मूले तुरंत डिराइव किए जा सकते हैं। देखो बेसिक्स पता होने का क्या फायदा है कि क्वेश्चंस में अगर कुछ भी फेरबदल किया जाए तो होगा क्या कि आप तुरंत कंक्लूड कर सकते हो कि क्या एक्चुअल में मतलब था, तो हमें कैसे निकालना है। यहाँ पर ये सब इजी लग रहा है, बट आगे चल के कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे जहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रोजेक्टाइल में देखेंगे वो चीज़। सो स्लोप आ गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और कई बार इसे लिख दिया जाता है डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज, सो लिख देते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब एक चीज और, अगर इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, इस लाइन का x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनता है, तो हमें पता है ना कि ये वाली लाइन तो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर इस ट्रायंगल का नामकरण कर ले, सपोज दैट ABC, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा, tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर वही डेल्टा y बाई डेल्टा x। सो आप एक चीज देखना, स्लोप यही होता था और tan थीटा भी यही है। जो वैल्यू स्लोप का फॉर्मूला दे रहा है tan थीटा भी वही दे रहा है, यानी कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से इस रिजल्ट को भी याद रखना आप कि जो tan थीटा होता है किसी भी लाइन का वो स्लोप दिखाता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। अब इससे कहां पर आपको मदद मिलेगी, सपोज दैट ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि ये है हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये एक लाइन गई है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। पॉइंट्स दिए हैं दो, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करके निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट अगर आपको एंगल दिया गया है तो भी आप डायरेक्ट निकाल लोगे, थीटा आप 30 पुट करोगे और हमारा जो स्लोप निकल आएगा, स्लोप इक्वल टू tan 30 यानी कि 1/√3। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, कई बार हो क्या जाता है छोटे मोटे चेंजेस कि पता चलता है 30 इसे दे दिए, तो ये नहीं कि एंगल 30 है तो बस देखा और स्लोप इक्वल टू tan थीटा और सीधे डाल दिया। देखो मैंने जो बोला था कि एंगल किसका लेना है, जो एंगल है वो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल है। सो अगर ये 30 है तो एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, यानी उस केस में ये वाला एंगल 60 होगा। तो फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, स्लोप इक्वल टू tan 60 जो कि आ जाएगा √3। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। तो ये जो लंबा सा हमारा लेक्चर चला वो इस बात पे फोकस्ड था कि किसी भी लाइन का स्लोप होता क्या है, स्लोप निकालते कैसे हैं, और किस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ाई डिफरेंशिएशन, जो कि अभी आया ही नहीं। सो अब बात हम लोग करने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, इसमें स्लोप में डिफरेंशिएशन का कौन सा रोल है। देखो जब बात थी हमारी लाइन की तो लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि लाइन का हर जगह पे स्लोप सेम होता है। यानी कि अगर एक लाइन है, आप एक पॉइंट ए ले लो, दूसरा पॉइंट ए ले लो, तीसरा पॉइंट ए ले लो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को लेके अगर आप स्लोप निकालोगे तो जो आएगा वही इन दोनों को लेने पे आएगा। मतलब हर जगह पे आप खड़े होगे ना तो सेम ही तरीके से दिखाई पड़ेगा अगर स्ट्रेट लाइन है। बट इमेजिन करो कि अगर कोई कर्व हो, एक कई किलोमीटर लंबा एक ब्रिज मान लेते हैं, एक इस तरीके से ब्रिज है, स्फेरिकल ब्रिज है, चलो फिजिक्स की फीलिंग के लिए बना लेते हैं एक्सिस भी। अब देखो ब्रिज में क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा सा ब्रिज है और एक छोटा सा बच्चा उस पे नन्हे नन्हे जूते जाके पहन के वो चल रहा है। उसके जूते कैसे हैं, फ्लैट है। ये चीज समझ आ रही है ना। अब कई किलोमीटर लंबे ब्रिज के रिस्पेक्ट में उसका पैर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। तो अब अगर हमें यहाँ पर स्लोप निकालना हो, बच्चा खड़ा है यहाँ पे, तो उसको क्या लगेगा, बहुत मुश्किल है, ऊपर जाना है, या फिर वो जो सपोज दैट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या लगेगा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ ढलान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज हमको समझ आ रही है। जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो क्या लगेगा, देखो जब वो ब्रिज के एकदम टॉप पे पहुंचेगा तो लगेगा कि ब्रिज प्लेन है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना, ब्रिज प्लेन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी बहुत बड़े कर्व का एक बहुत ही नेग्लिजिबल पोर्शन अगर आप कट करके निकालते हो तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, रेलवे ट्रैक का एग्जांपल लो, आप मैप में देखते हो तो फिर कर्व रहता है, घुमा, मतलब इधर उधर किधर गया है कुछ समझ ही नहीं आता। बट आप प्रैक्टिकली जाके वो कई लाख किलोमीटर को हम लोग देखते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकली जाके थोड़ा सा कट करके, मतलब कट नहीं करके सिर्फ देख के देखो अगर, तो आपको कैसा लगेगा, स्ट्रेट है। कट करके लाओ तो एक लाइन खींच सकते हो स्ट्रेट। तो कहने का मतलब क्या है कि उन लाखों किलोमीटर के जाल को जब देखते हैं तो फिर वो कर्व रहती हैं, बट उसके मुकाबले कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर लंबी जो स्ट्रिप होगी वो स्ट्रेट होगी। तो यहां से कहने का मतलब ये है, किसी भी बहुत बड़े कर्व का एक स्मॉल पोर्शन कट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो बच्चा पहुंच गया यहाँ पे, बच्चा कैसा है, इतना बड़ा सा है, नन्हा सा, तो बच्चा देखेगा कई किलोमीटर लंबे ब्रिज को एकदम टॉप पे पहुंच के, तो उसे कैसा लगेगा, प्लेन है। तो क्या बोलेगा, अगर वो फिजिक्स पढ़ा है मेरे से तो क्या बोलेगा कि स्लोप 0 है। ये चीज समझ आती है। बट वो यहां क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि स्लोप है। अच्छा एक चीज और मैंने बताना भूल गया था कि आगे जाने पे हाइट बढ़े तो बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप है, आगे जाने पे हाइट कुछ भी ना चेंज हो 0 स्लोप है, आगे जाने पे हाइट घटे यानी इस तरीके से तो नेगेटिव स्लोप होता है। वैसे भी आप फॉर्मूले से निकालोगे तो अपने आप ही हमारा माइनस में आएगा। तो हमने बात करी कि यहां पर उस बच्चे को डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्लोप मिल रहा था। यहां स्लोप ज्यादा था, यहां स्लोप 0 था, यहां पर स्लोप नेगेटिव था। बट अगर हमको कोई 2 पॉइंट्स दे दिए जाए, एग्जाम्पल के तौर पे ये पॉइंट है 4,6 और ये वाला जो पॉइंट है ये है
18,6। लाइन के केस में 2 पॉइंट्स को लेके निकाल सकते थे। क्यों निकाल सकते थे? वहां पर हर जगह पे सेम स्लोप होता था। बट यहां पे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ स्लोप, तो स्लोप के फॉर्मूले में सिर्फ हमने 2 पॉइंट्स देखे थे, y2 माइनस y1, यानी 6 माइनस, इसको अगर हम लोग x1 और y1 माने और इसको अगर हम लोग x2 और y2 माने तो क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1 विच इज 6 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज 18 माइनस 4। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर आ गया 0 अपॉन 14, 0। तो जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, अब एक ही हथियार हर जगह तो नहीं चला देंगे ना कि पढ़ा है हमने स्ट्रेट लाइन के लिए और हर जगह लगा दो, क्योंकि अगर आप लगा दोगे तो फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे बच्चे को कि स्लोप 0 है और वो आपको जान जाएगा कि कितनी तेज है आपकी फिजिक्स। कहने का मतलब ये है कि वो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए है, उसे सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आती है कि कैसे निकाला जाए स्लोप। अगर एक कर्व है तो अब यहां पर कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि एक बड़े से कर्व का छोटा सा हिस्सा कट करो तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये है वो बड़ा सा ब्रिज जहां यहां पर खड़ा है बच्चा, तो अगर एक बहुत स्मॉल सा पोर्शन कट करें उसके शूज के बराबर, जो उसके जूते हैं वो जहां पर टच होंगे स्ट्रेट लाइन होगा ना। तो अगर उस पोर्शन को कट करके मैं बड़ा बनाने की कोशिश करूं, ये मैंने बड़ा काटा है ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, बट ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बट याद रखना ये जो पोर्शन है जो हमने काट करके निकाला है, ये इस पूरे कर्व का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पार्ट है, बहुत ही ज्यादा छोटा पार्ट है। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिल गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब आप यहां पर देखो, ये थी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस, या फिर यहां पर अगर मैं इसको ट्रायंगल बना दूं पूरा, ये जो एलिमेंट है बहुत छोटा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो x में चेंज आएगा वो भी बहुत छोटा आएगा एज कंपेयर टू द होल ब्रिज। पूरे ब्रिज के रिस्पेक्ट में अगर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कट करा, बहुत ही छोटा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो x भी बहुत छोटा होगा जो x में चेंज आएगा, और y में भी चेंज बहुत कम आएगा। सो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, याद रखना ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूं, उस छोटे से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे dx, और ये हो गया dy। अब रिप्रेजेंटेशन तो कुछ भी हो, रिप्रेजेंटेशन यहां पर d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द टेकन पार्ट इज एक्सट्रीमली स्मॉल फ्रॉम द होल ग्राफ। जो हमने लिया है पोर्शन वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है पूरे ग्राफ की कंपैरिजन में, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर कोई पढ़े उसको समझ आता है पार्ट बहुत स्मॉल है, हमने क्या लिख दिया, डेल्टा नहीं लिखा, हमने लिख दिया डी, ठीक है। बट जो फंडामेंटल है स्लोप निकालने का वो तो सेम ही होगा ना, अरे कुछ भी लिख दो, बट फंडामेंटल तो ये ना कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर अ स्ट्रेट लाइन। सो इसके लिए, अगर इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमें स्लोप लिखना हो तो क्या लिखेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है dy बाई dx, या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x होता था, सो इस केस में dy बाई dx है। यही है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है, एक ऐसा औजार है जिससे हम लोग किसी कर्व की, कोई कर्व दिया है टेढ़ा मेढ़ा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो इतना लंबा जो भाषण है मैंने सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको बताता डिफरेंशिएशन इज dy बाई dx, और dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, तो हमें समझ ही नहीं आता कि भाई मैंने बोल दिया आपने मान लिया, और आप इतने छोटे हो नहीं कि आप मान लोगे, ठीक है। बच्चे रहते हैं तो बोल दो ए ऐसे लिखा जाता है, तो वो नहीं पूछते क्यों लिखा जाता है।
बट अब तो बड़े हैं, अब हमें पूछना पड़ता है कि dy by dx स्लोप कैसे। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि dy by dx स्लोप कैसे होता है। ये चीज क्लियर हो गई कि डिफरेंशिएशन, ये जो dy by dx है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप। बट हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी चाहिए ना कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ, ऐसे तो नहीं मानने वाले कि हाँ कैसे स्लोप निकल आएगा। तो एग्जाम्पल दिखाने से पहले आपको सॉल्व करना मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और जब आप सॉल्व करना सीख जाओगे, यानी कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सॉल्व करना, और उसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल से कि अगर यहाँ का स्लोप निकालें तो यहाँ का स्लोप 0, यहाँ का स्लोप कुछ पॉजिटिव, यहाँ का स्लोप नेगेटिव, यानी किसी भी पॉइंट का स्लोप आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना, चाहे मेरी मेल आईडी पे ईमेल कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।